पांचवें का आंसर है प्रूव्ड। फोर्थ में वो बैटरी 10 वोल्ट की। थर्ड के आंसर नहीं है तो ओके। थर्ड में पहले का पैरेलल में है, बैटरी कितनी है 12 वोल्ट, तो 12 का 24 माइक्रोकूलम, 48 माइक्रोकूलम, 72 माइक्रोकूलम। और दूसरे का 12, 4 और 4 का 8 और 8 4 36 माइक्रोकूलम, और इन दोनों पे 18 माइक्रोकूलम 18 माइक्रोकूलम। ये आंसर सर थर्ड के। अरे जल्दी बैठ जाओ यार। DCT 3, फर्स्ट का दिल्ली, सेकंड आगरा, थर्ड चेन्नई, फोर्थ बॉम्बे। बॉम्बे और लॉजिक इसके पीछे यह है कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। अब अगर 200 वोल्ट इस पे है तो इन सब पे 200 है, तो 200 इस पे, तो टोटल 400 वोल्ट झेल सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 6 बॉम्बे। बॉम्बे। और ये जरा क्वेश्चन ऐसे समझिए, एक टर्मिनल ए है, एक टर्मिनल बी है, तो इसको भी बी माने, इसको भी बी माने, तो इस फिगर को रीड्रॉ कर लें। तो ए और बी के बीच में दो कैपेसिटर आ गए, ए और बी के बीच में ही बैटरी लगी है, दोनों कैपेसिटर पैरेलल में आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 का इक्विवेलेंट फिगर ये है। क्वेश्चन नंबर 7 चेन्नई, 8th का चेन्नई, 9 आगरा, 10th वो मिसिंग है, 0 आएगा अगर मैं इसको भी ई मान लूं तो। ई मान लूं तो नोड मेथड से 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 ई 0, तो इस पे चार्ज 0 आ जाएगा अगर मैं नीचे भी ई मान लूं तो। क्या? हां, तो 2 से तो फ्लो करेगा ही नहीं ना, इस पे चार्ज 0 है तो इस पे तो चार्ज आएगी नहीं कभी। व्हेन की इज प्रेस्ड, की कौन सा है? ओके, की नीचे वाली है, तो की प्रेस करने पे, हां तो पहले ये समझो ई है, इनिशियल चार्ज कितना था और फाइनल चार्ज कितना है, तो ये कितना है C1, कितना है C2, तो चार्ज इस पे था C1 C2 बाय C1 प्लस C2 E, फाइनल चार्ज है 0, तो फ्लोन आया इन दोनों का डिफरेंस, यही फ्लोन है। इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज इन दोनों का डिफरेंस। आज हम करेंगे इस तरह के क्वेश्चन। चलो 8th हो गया, 9th, हाँ 8th 9 10th 11th का 5, 12th का आंसर आ गया, 13 हैंस प्रूव, 14 आगरा, 15 आगरा, 16 चेन्नई, 17 बॉम्बे। इसमें ऐसा मानना है कि 750 माइक्रोकूलम फ्लो किया है। इसमें क्वेश्चन ऐसा मानना है कि 750 फ्लो किया है, तो इस पे क्वेश्चन में 2 वोल्ट है, ये 8 कितना है 8 माइक्रोफेराड, 20 वोल्ट है क्या, 20 वोल्ट, ये 8 माइक्रोकूलम फेराड, तो 160 माइक्रोकूलम इससे आ जाएगा, बचा हुआ 590 इससे आ जाएगा। तो क्वेश्चन में 750 टोटल चार्ज मानना है, टोटल चार्ज फ्लोन, उससे आंसर आएगा बॉम्बे। चलो 18 दिल्ली, 24 19 दिल्ली, 20 दिल्ली, 21 बॉम्बे, चेन्नई या आगरा, क्या है चेन्नई। इसमें एक ही 4 माइक्रोफेराड है,
और उसमें पता नहीं ऑन 4 माइक्रो फेराड कैपेसिटर्स, जबकि एक पे ही है, तो पता नहीं ऐसा क्यों बोला है। एनीवे ये 8 वोल्ट है, 0 8, यहां सी इक्विवेलेंट 9 और 3 12 और 4 का 3 24 माइक्रो कूलम। अब Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर लगा दो तो 240 आंसर आ जाएगा। हां बोलो। हाँ वो शायद कुछ गलत ही लिखा है, मैंने तो ये माना कि पॉजिटिव प्लेट पे कितना है वो चार्ज लिया और 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। अगर सब प्लेट का सम कर दोगे तो जीरो हो जाएगा, प्लस और माइनस जीरो हो जाएगा, जीरो तो ऑप्शन ही नहीं है। तो मैंने ये मान लिया कि पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज है वही लेना है। 22 डेली डेली, और चार्ज हम निकालेंगे इसका कितना आएगा C, और ये कितना है 1 और 2, C इक्विवेलेंट 3C बाय C प्लस 3, तो इससे चार्ज आएगा 3C बाय C प्लस 3, इससे चार्ज आएगा इस वाले का 2/3 इंटू E, तो इसका 2/3 क्या, तो इसका चार्ज निकला, इसका चार्ज निकला, इसी का ग्राफ बनाना है, ठीक है। आंसर डेली है 22 का, इसका ग्राफ बनना है। 23 फर्स्ट का आगरा, सेकंड दिल्ली, थर्ड बॉम्बे। 24 फर्स्ट का आगरा, सेकंड दिल्ली, थर्ड बॉम्बे। 25 फर्स्ट का दिल्ली, सेकंड दिल्ली, थर्ड आगरा। 26 का आगरा, चेन्नई, दिल्ली। दिल्ली दिल्ली नहीं आ रहा। 48 इफ 6 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस AB, AB का आया 4, हाफ 4 इंटू 6 स्क्वायर, 72 आना चाहिए, AC ओनली। 27 का बॉम्बे दिल्ली सीरीज में है। 28 का हैंस प्रूव। 29 आगरा सही है, बॉम्बे में +8 आ रहा है, चेन्नई सही है 0, और दिल्ली में 32/7 है। दिल्ली का आंसर सॉरी 72/7, ओके 72 था वो, मैंने गलत लिख लिया, 72/7 ये आ रहे थे आंसर। हाँ माइनस का 30 हैंस प्रूव। इलस्ट्रेशन 18 बिल्कुल सही है, पहले 10 था 20 फ्लो कर गया तो टोटल 30 हो गया। इलस्ट्रेशन 18 अंग्रेजी पढ़ो, सही दिया आंसर। चलो अब आ जाओ, एक्सरसाइज 1 हो गई थी। हाँ लास्ट में डीसीटी में 3 क्वेश्चन थे। 31 हो गया, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रूफ है। 32 व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या दिख रहे हैं 32 में तीनों ब्रिज हैं, और 33 में भी ये ब्रिज हैं। 5 माइक्रोफेराड पहले का हट जाएगा, दूसरे के तीनों 6 हट जाएंगे, ये ब्रिज पैरेलल में कनेक्ट हो गए, और लास्ट वाला भी दिख रहा होगा ब्रिज है। लेकिन 34 अनबैलेंस्ड ब्रिज है, तो एक्स और वाई लेके सॉल्व करना पड़ेगा, और ये पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। एक्स लेना, वाई लेना, 6 वोल्ट 0 कुछ भी ले सकते थे, इसका Q1 निकालना, इसका Q2 निकालना, और ये Q1 प्लस Q2, और इसको C इक्विवेलेंट इंटू V से कंपेयर कर देना। और हां ये Q1 कितना आएगा, ये 2 माइक्रोफेराड 4 माइक्रोफेराड, Q1 की वैल्यू 2 इंटू 6 माइनस एक्स, Q2 की वैल्यू 4 इंटू 6 माइनस वाई। एक्स और वाई अननोन लेके हम सॉल्व करेंगे, Q1 Q2 मिल जाएगा, दोनों का समेशन यहां है, चार्ज इक्वल टू C इक्विवेलेंट V, C इक्विवेलेंट निकल आएगा। अब देखो
इसमें जो भी डाउट हो आज की क्लास के बाद इनको ट्राई जरूर करना, जो भी क्वेश्चन आपका मिसमैच किया हो या आंसर गलत हुआ हो, है ना, क्योंकि आज की क्लास बिल्कुल लिंक है पिछली क्लास से। तो आज हम थोड़ी सी जुगाड़ें देखेंगे, और हाँ, टाइम नहीं है शीट भी डिस्कस करने का, वो शीट अगली क्लास में डिस्कस करूंगा कल। मैंने 1 से 50 दिए हैं ना उसके, हाँ, तो कल डिस्कस करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। अरे बस, तो पिछली क्लास के कुछ कॉन्सेप्ट मैं पहले रिकॉल करूंगा। पहले सिंगल लूप अगर है तो इसको हम सीरीज बोलते हैं, और सीरीज में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे किस ऑर्डर में कनेक्टेड है। तो 3 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रोफेराड, 6 वोल्ट, 2 वोल्ट, क्या बनेगा ये सर्किट? बोलो। ये तीनों कैपेसिटर कंबाइन कर सकते हैं, 6 और 3, 2 और 2 का 1। बैटरी कंबाइन कर सकते हैं 4 वोल्ट, और कैसी बैटरी? ऐसी टेंडेंसी है। आया समझ में बैटरी कैसे सोचना है कि इसकी टेंडेंसी इधर, इसकी टेंडेंसी इधर, ये जीतेगा तो फाइनली ऐसी टेंडेंसी वाली बैटरी बनेगी। तो चार्ज फ्लो 4 माइक्रोकूलम आएगा, लेकिन यही 4 माइक्रोकूलम सब पे आएगा। और कैसे? ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे। और न्यूट्रल पे ध्यान देना, ये चार्ज ऐसे आया है तो इस पे प्लस, इस पे प्लस, अंदर आया, इस पे अंदर आया प्लस। तो जिस पे अंदर आया उसका बढ़ गया, जिससे बाहर निकला उसका कम हो गया, और सभी पे 4 माइक्रोकूलम। तो वोल्टेज की बात करें तो 4/3 वोल्ट का ड्रॉप इस पे है, 4/2 ड्रॉप इस पे है, 4/6 ड्रॉप इस पे है। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट। और इसमें अगर मुझसे पूछा जाता ए और बी का डिफरेंस, तो VA चार्ज कितना था? 4 माइक्रोकूलम। बताओ, VA में -4/2 घटा, 6 बढ़ा, -4/6 घटा। क्लियर? ये पिछली क्लास का पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट आया कि अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में है तो पैरेलल में हमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट सर्किट बनेंगे। 3 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड, तो इसका 0, 2 वोल्ट इस पे, नोड मेथड टाइप का, 2 इस पे, 8 माइक्रो, 2 और 3 6 माइक्रोकूलम यहां, और 2 4 माइक्रोकूलम इधर, 8 और 4 12 और 6 18 माइक्रोकूलम इधर। तो बैटरी कितनी रही होगी? 2 वोल्ट की। समझ गया ना? अरे बैटरी मैंने बोली नहीं थी और मैं ये लिखता जा रहा था, तो बैटरी दिमाग में रख ली थी 2 वोल्ट। तो बैटरी 2 वोल्ट है, और ये क्लियर। तो यहां कोई दिक्कत नहीं है। अब बस आपको एक छोटा सा पॉइंट समझ लेना है, तो आप ये क्वेश्चन फिंगर टिप्स पे सॉल्व कर पाओगे, और फिंगर टिप्स पे ही होने चाहिए, तभी कोई सेंस है इसका। तो देखो, 2 चीजें हैं। कैपेसिटर जब सीरीज में है तो चार्ज सेम है, जो चार्ज इस पे वही इस पे, वही इस पे, लेकिन पोटेंशियल अलग अलग है। यही आया था। तो इस पे ड्रॉप Q/C1, इस पे ड्रॉप Q/C2, इस पे ड्रॉप Q/C3, टोटल ड्रॉप V, तो V इज प्रोपोर्शनल टू 1/C। पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट्स इन इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, लेकिन यहां रेशो वाला बहुत ही रेयरली हम लॉजिक यूज करेंगे। मतलब मैं कर सकते हैं ऐसे, मैं आपसे यह कह रहा हूं 6 वोल्ट, 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, इस पे पूछा था बताओ इस पे ड्रॉप कितना होगा, तो मैं कह रहा हूं 6 का 2/5। आया समझ में? दोनों पे चार्ज सेम है, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उस पे वोल्टेज कम आएगा। दोनों का ड्रॉप मिलके 6 वोल्ट है, तो इनवर्स रेशियो में बांट दो। आया? तो इसका आंसर मिल गया। 6 को 3:2 में इनवर्स में बांट दो, तो यह आंसर आ जाएगा। लेकिन इसकी बजाय वैसे बेहतर यह था कि C इक्विवेलेंट कितना है? 6/5 इंटू 6,
36/5 माइक्रोकूलम आया, यही दोनों पे है, तो इसका ड्रॉप हम कैसे देख लें? 36/5/3, 12/5। आया समझ में? इसके पीछे का लॉजिक ये है, वैसे कहा जाए कि मैं क्यों याद रखने को नहीं कह रहा हूं। जैसे 3 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड, और यहां 6 वोल्ट होता। अब पूछा होता इस पे ड्रॉप क्या आएगा, तो इस पे V1, इस पे V2, इस पे V3, V1 रेशो V2 रेशो V3, 3, 4, 5 का इनवर्स, 5, 4, 3 नहीं होगा। समझ गया ना? 3, 4, 5 दो में सही है कि एक्सचेंज हो जाएगा, लेकिन 3 में एक्सचेंज नहीं होता, क्योंकि यहां भी दरअसल 1/2 रेशो 1/3, इसे 3:2 लिख सकते हैं। तो यहां एलसीएम लगाओ सबका, एलसीएम कितना आया? 60, तो 20 रेशो 15:12 ये आता। और अब V3 निकालना है, तो अब 20:15:12, 6 इंटू इन तीनों का समेशन। आया समझ में? ये करना था। क्लियर? लेकिन अब ये इतना करने की बजाय हम यही कर लेते कि इसका चार्ज टोटल निकाल लेते। चार्ज तो तीनों पे बराबर होगा, तो V3 की वैल्यू Q/5, V2 की वैल्यू Q/4, तो रेशो वेशो वाले से बच जाएंगे। समझ गए? लेकिन मैं ये सलाह दे रहा हूं, हमेशा ध्यान रखना कि इनवर्स रेशो 2 में पलटता है, 3 में 1/, करके लिखना पड़ता है। और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी सही है। जैसे यहां से 4 एंपियर, ये 2 ओम, ये 5 ओम, तो यहां से करंट आता, 4 एंपियर को इनवर्स रेशो में बांट दो। दिखा? करंट 2 जगह बटेगा इनवर्स रेशो में, तो 4 एंपियर को इनवर्स रेशो में बांट दो। लेकिन यही अगर 3 रेजिस्टेंस होते, 1 ओम, तो अब इनका इनवर्स रेशो आपको लिखना होता I1, I2, I3। ये इनवर्स रेशो क्या आता? 1/5 रेशो 1/2 रेशो 1/1, 2:5:10। अब समझ में आया? तो अब I3 की वैल्यू कितनी बनती? 10/17 × 4। कुछ समझ गए? ठीक है, तो बिल्कुल रेशो कर सकते थे, लेकिन हम रेशो जनरली करेंगे नहीं, सब पे क्यू मान के यही निकाल लेंगे। लेकिन दूसरा जो केस आएगा, जहां पैरेलल में चार्ज बंटना है, और ध्यान दें पैरेलल में वोल्टेज बांट देना। जैसे सीरीज में चार्ज नहीं बढ़ता, चार्ज सेम रहता है, वोल्टेज बढ़ता है। बहुत सारे बच्चे डाउट हैं और लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देते, यही बोल देते हैं कि इसमें चार्ज बट रहा होगा। चार्ज बट नहीं रहा है, सबके पास इतना ही है, वोल्टेज बट रहा है। बटना मतलब कोई चीज हिस्सों में टूटना है। यहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वोल्टेज सेम है। और ये बात यह है C1 C2 वोल्टेज सेम है, तो Q1 की वैल्यू C1 भी, Q2 की वैल्यू C2 भी। इसका मतलब चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, मतलब डायरेक्ट रेशियो में बटेगा। और अच्छी बात है, यहां इन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये 3 में भी काम करेगा। तो अगर यहां से चार्ज पूछा होता तो Q टाइम्स C1/C1 + C2। और याद कैसे रखिए, अगर कई कैपेसिटर को सेम वोल्टेज पे कनेक्ट करोगे तो जिसकी कैपेसिटी हाई है वो ज्यादा चार्ज ले लेगा। आया समझ? और यहां भी जस्टिफाइड है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो ज्यादा रेजिस्ट करेगा, कम जाएगा। तो यहां इनवर्स था, वहां डायरेक्ट है। क्लियर? तो चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो अगर ये 3 कैपेसिटर भी होते तो हम ये लॉजिक यहां फिट कर सकते थे। तो 3 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड, यहां पे 20 माइक्रोकूलम। अब हमसे पूछा होता बताओ इस पे चार्ज कितना आया, तो 20 × 3/6 और 3 9 14। आ गया समझ में?
और यही दो कॉन्सेप्ट हमारे कैलकुलेशन के लिए जुगाड़ का काम करेंगे। तो हम नोड मेथड भी लगा सकते थे, लेकिन हम लगाएंगे, डायरेक्ट करना पसंद करेंगे इसको। तो पहले ये डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, C2C तो मैं ऐसे सोचता हूं, अगर मैं ये Q लिख दूं, यहां से Q गया तो यहां से बताओ ये कितना है, 2C/3 रेशो C, 2:3, 2C/3 रेशो C, 2:3, डायरेक्ट 2:3 मतलब यहां 2Q/5, यहां 3Q/5, इस पे Q, तो हमें सबका आंसर मिल गया। बस Q की वैल्यू चाहिए, और Q की वैल्यू है C इक्विवेलेंट V। C इक्विवेलेंट कितना है, 2C/3 और C, 5C/3 और C, 5C/8। आया समझ में? तो अब अगर मुझसे पूछा होता ड्रॉप ऑन 2C, तो क्या आता, चार्ज ऑन 2C बाय कैपेसिटेंस, और चार्ज कितना है 2Q/5 बाय 2C, Q/5C, और Q कितना था 5CV/8, तो आंसर आया V/8। पिछली क्लास में स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच थी हमारी। हमारी अप्रोच थी, इसको 0 मानते थे, इसको V मानते थे। Q आया था 5CV/8, तो 5CV/8 बाय C, 5/8 का लॉस हो गया तो कितना बना 3V/8, ये 0। और अब इस पे चार्ज कितना बना 3CV/8, 5CV/8 अंदर आया, 3CV/8 इस पे आया, 2CV/8 इस पे आया। तो पिछली क्लास में हम ऐसे करते थे, और रियलिटी यह है कि हम मिक्सचर करेंगे, कभी नोड लगाएंगे, कभी कॉम्बिनेशन करेंगे, हम सब कुछ ही करेंगे। तो खासकर जब ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जैसे मैंने ये क्लास में ऐसा एग्जांपल कुछ लिया था, ऐसा C, 2C, C, 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 ऐसा कुछ लिया था। तो इसमें इसे Q लिखें, और Q को तो आप C इक्विवेलेंट से लिख ही लोगे। अब ये Q दो हिस्सों में बटेगा। हां, ये गलती मत कर देना कि दोनों C है तो आधा आधा बढ़ जाएगा। ये C और ये C पैरेलल में नहीं है, ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके पैरेलल है। तो अगर आप बांटने वाले हो इस Q को, तो आप दोनों कैपेसिटर लिखने होंगे। ये C है, ये कितना है 3C और C, 3C/4। अब ये 4:3 है, डायरेक्ट रेशियो में बटेगा, तो 4/7 इस पे, 3/7 इस पे। पक्का समझ में आया? तो ये Q दो हिस्सों में बटना था, 4/7, 3/7। अब ये 3/7 फिर दो हिस्सों में बटना है, तो इस पे 2/7, इस पे 1/7, और लास्ट में Q की वैल्यू उठा के छाप देंगे। तो दिख रहा है ये काफी फास्ट है पिछले के मुकाबले, और इसमें गलतियों के चांसेस कम है, क्योंकि हम जोड़ घटा नहीं रहे, हम सीधे रेशो में बांट रहे हैं। और रेशो लेते समय मैं बार बार कहूंगा कि जब भी रेशो लो, हां जरूर सोचा करो, हां सही बात तो है, कैपेसिटेंस ज्यादा है, सेम वोल्टेज पे ज्यादा चार्ज जाएगा, सो दैट रेशो गलती से उल्टा ना ले लो। अभी नहीं करोगे उल्टा, रेजिस्टेंस भी आएगा आगे, जहां रेशो बार बार पलटेंगे कि कभी इनवर्स होगा, कभी डायरेक्ट होगा, तो बार बार आपको सोचना पड़ेगा कि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे। ठीक है, इसलिए रटिए नहीं, समझिए। तो ये बहुत बढ़िया तरीका, आंसर क्वेश्चन इस तरीके से करो, और ऐसा करके कोशिश करिएगा कि आप एक स्टेप में आंसर दे पाए। तो जो भी मैं क्वेश्चन कह रहा हूं, क्वेश्चन लिख लीजिए, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि स्टेप ना लिखें, सीधे आंसर लिखें। क्वेश्चन लिखें, सीधे आंसर आ जाए आपका। ड्रॉप ऑन 12 माइक्रोफैराड, जो पूछा है वही आपको डायरेक्ट आंसर देना है।
चलो पहला क्वेश्चन कितना है आंसर? 2 वोल्ट। तो रेशो में बांटने की जगह 12 और 6 का 4, 4 और 4 का 2, 24 माइक्रोकूलम, और इस पे 24 है और सब पे एक्चुअली 24 है। तो इस तरीके से हम हैं कि इस पे 6 वोल्ट, इस पे 4 वोल्ट, इस पे 2 वोल्ट, सबकी एनर्जी भी बता सकते थे। चार्ज ऑन 9 माइक्रोफेराड। तो 9 और 3 का 12, 12 और 3 का कितना बना? 12 इंटू 3, 12 प्लस 3, 36/15, 3 से 5 बार, 12 बार, 12 बाय 5, 2.4। तो 2.4 माइक्रोकूलम यहां से गया, और ये 2.4 माइक्रो 1:4 में बटेगा। 2.4 का 1/5 इस पे, 2.4 का 4/5 इस पे। क्या? 1 सॉरी 4। ठीक है, तो पहले सी इक्विवेलेंट से हमने इसका चार्ज निकाला, 9 और 3 12, 12 और 3 का निकाला, सी इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई किया, 2.4 आया। 2.4 ही आया था। ये तो चार्ज, ये क्या आया? सी इक्विवेलेंट है। 12 मैंने मल्टीप्लाई ही नहीं किया अभी, ये सी इक्विवेलेंट आया था, सॉरी, 2.4 माइक्रो फेराड। तो चार्ज आया 12 इंटू दिस, सही है, 28.8। तो 28.8 माइक्रोकूलम यहां आया, से पूछा है तो 28.8 का 3/4 यहां से। क्वेश्चन नंबर 3, चार्ज में पैरेलल में बंटना है, किस रेशो में? हाँ, तो हमने फिगर को सुधार लिया, 12 और 4 का 3, और बीच में कितना है? 4, और सबसे नीचे कितना है? और चार्ज कितना आया? 18। तो 18 इसी 3:4:2 चार्ज। तो इस पे आया कितना? 6। इस पे कितना आया? 8। इस पे कितना आया? 4। इंडिविजुअली हमें तीनों का आंसर पता है। तो यहां से 6 माइक्रोकूलम, यहां से 8 माइक्रोकूलम, यहां से 4 माइक्रोकूलम। लेकिन 2 पे पूछा है तो फिर 1:2 में बटेगा। तो यहां से 4/3 माइक्रोकूलम, यहां से 8/3 माइक्रोकूलम। तो पहले का आंसर 4/3 माइक्रोकूलम, ड्रॉप अक्रॉस 12 माइक्रोफेराड। तो इस पे कितना? 1/2 वोल्ट, क्योंकि चार्ज बाय कैपेसिटेंस, ½ वोल्ट। तो दरअसल हम सबका ड्रॉप लिख सकते थे, जैसे इसका लिखते तो 4/3 वोल्ट होता, इसका लिखते तो 2/3 वोल्ट होता, और इसका लिखते तो 2 वोल्ट होता, और वेरीफाई हो भी रहा है। 4/3 और 2/3 टोटल 2 वोल्ट। चलो बातें करना बंद करिए, और इस वाले में सबका सी इक्विवेलेंट पहले ढूंढ लें कितना है। कितना है सी? 3 और 6 का 9, 9, 2 मत करना, 3 और 6 का 9, 9 और 2 का 18/11, और 3 33 और 18/11, 51 बाय का क्या 62। ओके, अभी सी के साथ कंबाइन करो। सी इक्विवेलेंट आया 51/11, और सी को कंबाइन करना है तो 51/62। तो यहां से आया 51 CV/62।
इसे मैं Q लिख रहा हूं। अब ये Q दो में बट जाएगा, इसमें और इसमें, क्योंकि ये पूरा पार्ट पैरेलल, इन दो में बांट देना। और अब ये दो पार्ट कितने हैं, तो ये हमने कहीं तो निकाला था हमने, तो ये C है, ये कितना था, 11, यही था 18C/11, तो 18:11 में बटेगा। ये 3C है, ओके, तो 18:30 रेशो 3, 18:33। और अच्छी बात है ये इसका समेशन 15 ही है, इसका मतलब इस 15/62 का 18/51 अलग जाएगा और 15/62 का 33/51 अलग जाएगा। तो यहां जाएगा कितना, 33/51, 32, यहां कितना गया 18CV/62। लेकिन ये फिर दो हिस्सों में बटेगा और 3 और 6, तो यहां पे 6CV/62 और यहां से 12CV/62। हो सकता है अभी ये गलती ना करो कि 6 और 3 दिखाओ और 2 लिख दो। जब रेजिस्टेंस आने लगता है तो ये गलतियां बढ़ने लगती है, क्योंकि वाकई में रेजिस्टेंस में 6 और 3 2 हो जाता। ठीक है, एनीवे, तो ये सबके आंसर मिल गए। अब क्या पूछा है, चार्ज ऑन 6C, तो पहले का आंसर आ गया 12CV/62। एनर्जी स्टोर्ड बाय 2C, 2C ये है, और इसकी एनर्जी स्टोर के लिए Q² बाय 2C आया। या हाफ CV² करते तो इसका वोल्टेज निकालना पड़ता, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 9V/62 Q/C। तो या तो हाफ CV², हाफ 2C, 9V/62 का स्क्वायर। इन जनरल हाफ CV² ज्यादा आसान पड़ता है कैलकुलेशन में। हां, तो पहले ये ऊपर कंबाइन कर ले, 2 और 2 का 1, 1 और 1 2 का 2, 2 1, ऊपर 1 माइक्रोफेराड बन गया, और नीचे अभी कंबाइन नहीं करते हैं, नीचे अलग अलग करते हैं। तो इस पे 2 वोल्ट आया, क्या सोच पा रहे हो इस पे 4 वोल्ट आएगा, क्योंकि इस पे 12 माइक्रोकूलम, तो इस पे भी 12 माइक्रोकूलम, और अगर इस पे 6 वोल्ट है तो इस पे भी 6 वोल्ट आया होगा। अगर इस सिस्टम पे 6 वोल्ट है तो ये पैरेलल में है, तो इस पे भी तो 6 वोल्ट आएगा। तो 6 माइक्रोकूलम ऊपर और 12 नीचे, तो यहां से 18 माइक्रोकूलम, 12 माइक्रोकूलम नीचे, 6 माइक्रोकूलम ऊपर, यहां से आया 18, यहां से आया 6, और यहां से 6 माइक्रोकूलम कितना बटेगा, 3 3 दोनों में, क्योंकि दोनों ब्रांच का कैपेसिटेंस बराबर है। अब क्या पूछा था, Q ऑन समथिंग, तो 3 यह है ना, 3 माइक्रोकूलम, फिर 1 का एक आंसर था। यह आंसर, सीधी बात है। हमने शुरुआत इससे की कि इन सबको कंबाइन करके एक सिंगल लिख दिया, इसका वोल्टेज दिया था तो इसका चार्ज निकाला, जो चार्ज इसका होगा वही चार्ज इसका होगा, तो दोनों का चार्ज सेम तो वोल्टेज, और जो वोल्टेज इसका वही वोल्टेज इसका, तो 6 वोल्ट मतलब 6 माइक्रो कूलम। फिर वापस हम ओरिजिनल फिगर पे पहुंच गए। अब जरा समझते हैं इसको इनडायरेक्टली कैसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। या तो वाकई में ऐसे सर्किट बना के दे दिया जाए, पहले एक मैं बाउंड्री बना दूं, इसके इधर नहीं जाना मुझे, इसके इधर नहीं जाना, एंगल ज्यादा पड़ता है। चलो, हां, एग्जाम्पल 1 समझिएगा, और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इनडायरेक्ट ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा।
सी। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन मैं कैसे पूछ रहा हूं, ये बैटरी लगाई, कितनी है 5 प्लेट्स, ईच ऑफ एरिया ए, सेपरेशन डी, आर कनेक्टेड टू बैटरी ई, to battery V as shown. Find voltage at C assuming potential at A as 0. पहले तो ये समझिएगा, ये प्लेट्स हैं, बाकी सब चीज वायर है। ये प्लेट नहीं है, ये वायर है, ये प्लेट नहीं है, ये वायर है, ये वायर है। क्या ये समझ में आया पहला, कि हमारे पास टोटल 5 प्लेट है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 4 कैपेसिटर बन सकते थे, 1 2 3 4। ज्यादा से ज्यादा क्यों कह रहा हूं, हो सकता है कोई शॉर्ट हो जाए या ओपन रह जाए, तो हमने कहा ये 4 कैपेसिटर हैं और ये आड़े टेढ़े किसी तरीके से कनेक्टेड। तो हमारा सिंपली टारगेट ये है इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना, हमारे फॉर्म में रिड्यूस करना। तो ए और बी के अक्रॉस बैटरी लगी है, क्लियर, और ए पे बैटरी का छोटा टर्मिनल, बी पे बड़ा, देखा, ए पे छोटा, बी पे बड़ा टर्मिनल, और बीच में ये सी प्लेट थी। अब इनका नामकरण संस्कार कर दें, ये बी है तो ये भी बी, ये भी बी, सी ए। तो मैं यहां गंदा नहीं कर रहा हूं, दिख रहा है ए और सी के बीच में, तो बीच में मुझे सी मानना पड़ेगा। ए और सी के बीच में एक, ये क्या आया, बी और सी के बीच में एक, बी और सी के बीच में दूसरा, और बी और सी के बीच में तीसरा। क्या ये समझ में आया? क्योंकि ये प्लेट अगर सी है, ये भी सी है, ये बी है, ये भी बी है, ये ए है, तो बीसी के अक्रॉस 3, एसी के अक्रॉस 1, ये सर्किट सॉल्व हो गया। अब पूछा क्या है हमसे, इसका वोल्टेज, लेकिन इसका वोल्टेज मैं सिर्फ तभी बता सकता हूं जब मुझे कुछ रेफरेंस दिया जाए, अदरवाइज मैं उसी का 0 मान लूंगा। अब मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो रेफरेंस नहीं देते, तो बैटरी का छोटा टर्मिनल ही उनके लिए 0 है, अदरवाइज फिर तो हम बोल रहे हमने उसी का 0 मान लिया, आंसर 0 लगा दिया, फिर तो हर आंसर सही, आप जो भी निकाल दो वो सही है। तो रेफरेंस अगर ना दिया हो और फिर भी पूछ लिया जाए तो बैटरी के छोटे टर्मिनल को 0 मानिएगा, क्लियर। टेक्निकली रेफरेंस हमेशा गिवन होना चाहिए। एनीवे, तो अब मुझे इसका चाहिए, तो मैंने इसका लिया 0, इसका लिया V, तो बताओ चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी, कितना फ्लो किया बैटरी से, EC/4, देखा, और ये 3CV/4 सब पे गया है। क्या ये पोलैरिटी समझ में आ रही है? और ये समझ में आ रहा है सब पे CV/4, V/4, तो सबसे बड़ा चार्ज यहां आया है, यह आया समझ में, इस पे सबसे बड़ा चार्ज आया और इस पे 3 हिस्सों में बट गया, तो इस हिस्से पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा है। पूछा नहीं हालांकि, तो जितना पूछा है उस हिसाब से CV/4, CV/4, CV/4। तो अब हमसे इस सर्किट में कुछ भी पूछते, कैसे हमसे पूछते, बताओ यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये पॉइंट मैप हो जाएगा यहां कहीं, ये सोच पा रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 3 में से कहां मैप हुआ है। तो अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, इसका मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, Q/ε, और Q कितना है इस पे, CV/4/ε। पक्का समझ आया? तो चलो ये पूछ ही ले, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, तो और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल सकते हो अब इसका, VC सॉल्यूशन में बताओ, C का वोल्टेज कितना है, वही तो होगा ये 3V/4, दिखा, क्योंकि इसका चार्ज पता है, इसके कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दो, ड्रॉप आ गया, इसका 0 है। और दूसरा क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P,
इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन ए, और चार्ज कितना है CV/4 बाय एप्सिलॉन ए, और C कितना है एप्सिलॉन A/D। उम्मीद है समझ में आया होगा, V/D आया। डाउनवर्ड्स, और कैपेसिटेंस जो C यूज किया है वो C की वैल्यू कितनी है एप्सिलॉन A/D। पक्का कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? कि हमने इस सर्किट को इसमें रिड्यूस किया, अब इसका पूछा है तो वो पॉइंट P वहां ढूंढ लो कि वो पॉइंट P यहां कहां होगा, और इसका पॉइंट C यहां कहां होगा, ये है एग्जाम्पल 2 से करना बंद करो, एग्जाम्पल समझ लो अच्छे से। A/2 D/2 D/2, 6 वोल्ट, फाइन चार्ज ड्रॉन फ्रॉम बैटरी। दूसरा, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड डाइइलेक्ट्रिक। चार्ज ऑन लोअर हाफ of plate, left plate, electric field inside dielectric, inside air इन लोअर पार्ट। क्वेश्चन समझ में आया? दो मेटेलिक प्लेट है, एक स्लैब ऐसे डाल रखी है, तो पहले तो इस क्वेश्चन को रिड्यूस करना पड़ेगा हमें, इसमें इसमें और इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए कि रिड्यूस ऐसे होगा। आया? अब अगर मैं यहां से चार्ज भेजता Q, यहां से आता Q1, यहां से आता Q2, यहां आता Q1, तो ये समझिएगा जो Q1 आया है वो Q1 इधर है, जो Q2 आया है वो इधर है। क्या ये सोच पा रहे हो? -Q2 इधर है, -Q1 इधर है। ये फील आया पहले क्या कि यहां चार्ज और यहां चार्ज अलग अलग आएगा, क्योंकि यहां दो पैरेलल में कैपेसिटर लगे हैं जिनकी वैल्यूज बराबर नहीं है, वोल्टेज सेम है इस सिस्टम का और इस सिस्टम का, तो लेकिन कैपेसिटेंस डिफरेंट है तो आंसर अलग अलग आएंगे, चार्ज डेंसिटी डिफरेंट होगी, यहां कुछ और यहां कुछ और, तो शायद इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग आएंगे, E1 E2 E3। देखा आया? तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E1, यहां E2, यहां E3। हालांकि मुझे ये E पता है, ये E/K पता है, ये E डैश है। क्या ये समझ में आया? और उल्टा लिख दिया। आया? तो चलो वो हम कुछ देर बाद लिखते हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं चार्जेस इस पे कितने आएंगे, लास्ट में हम उसको फाइनलाइज करेंगे। तो ये वाला एप्सिलॉन A/2/D/2 इंटू K, 2C C/2 आया समझ में? वेयर C इक्वल टू एप्सिलॉन A/2 आया। इसका K गुना मतलब 2 गुना, इसका C ही रहेगा लेकिन इसका C/2 हो जाएगा।
तो मैं इस तरीके से चार्ज लिख सकता हूं। कितना आ गया बताओ, ये Q1 कितना आ गया, सही कितना आ गया, CV/2, यहां से 2CV/3, तो यहां से कितना आ गया 2/3 प्लस 1/2, 7CV/6। आ गया समझ में? अब बस CV की वैल्यू हम अलग से ढूंढ लेते हैं कितनी है। तो C कितना है, एप्सिलॉन A/D। एप्सिलॉन A 10⁻⁸ और D 2 × 10⁻³ तो 10⁻⁵/2 5 माइक्रोफैराड। लिख लू, 10⁻⁵/2 है तो -6 × 10/2 किया 5 माइक्रोफैराड। तो CV की वैल्यू कितनी है 30 माइक्रो कूलम। आ गया समझ में? तो इस तरीके से हमें हर जगह चार्ज पता है। चलो, तो CV की वैल्यू हो गई 30 माइक्रो कूलम। चलो, तो अब देखते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या आया। पहले यह बना रहा हूं, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बना, तो यह फील करिए इस वाले हिस्से पे कितना आया, कितना आया बताओ, 2CV/3, 2CV/3 20 माइक्रोकूलम। तो इस हिस्से पे 20 माइक्रोकूलम और इस हिस्से पे कितना आया, ये CV/2 15 माइक्रोकूलम। बैटरी से कितना आया, तो होपफुली ये मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा कि चार्ज डेंसिटी अलग अलग जगह अलग अलग है। सॉरी 30 क्यों लिखा है, 35 होगा ना। तो यहां पे चार्ज कुछ और, यहां पे कुछ और। ऑब्वियसली इस हिस्से का भी लिखने की जरूरत नहीं, इसका अपोजिट और इस हिस्से का इसका अपोजिट। पक्का समझ में आया? पहला काम तो अपना खत्म हो गया। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछा, भगवान जाने कहीं पूछा था कि नहीं पूछा, पूछा है। सेकंड में पूछा था चार्ज ऑन लोअर हाफ ऑफ लेफ्ट, इस पे, और इसका लोअर हाफ मतलब ये आया तो प्लस 15 माइक्रो कूलम। एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड डाई इलेक्ट्रिक, व्हाट डज इट मीन? डाई इलेक्ट्रिक में मतलब यहां एनर्जी कितनी स्टोर है, तो हाफ एप्सिलॉन E² वॉल्यूम इंटू K ये कर सकते थे, लेकिन हमारे पास बेहतर तरीका है। इसी की एनर्जी तो पूछिए, आया? तो ये कुछ और नहीं T और वोल्टेज स्क्वायर। कंफ्यूजन तो नहीं कुछ? 2CV/3 गया तो V/3 का ड्रॉप इस पे आया, V/3 का ड्रॉप इस पे, 2V/3 का ड्रॉप इस पे, तो हाफ 2C V/3 का होल स्क्वायर। कैपेसिटर कितना है इसका, C की वैल्यू कितनी थी 30, 2 कटा तो ये 30 माइक्रो, इनटू वोल्टेज कितना है 30, 10 का होल स्क्वायर तो 3000 माइक्रो जूल। क्या C की वैल्यू कितनी थी, सॉरी 5 थी, 500 माइक्रो जूल। क्यों? C कितना था और वोल्टेज कितना है, वोल्टेज 6 था, सॉरी, अरे तो 6/3 तो 2 होगा। अब तो तुम्हें मजा आने लग गया करेक्ट करवाने में। हो गया प्रूफ? अब क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ देर बाद देखते हैं, पहले ये छापो। मतलब ये ऐसा है, इस टॉपिक में अगर बहुत ही गंदा क्वेश्चन बना तो ऐसा बनेगा। हाँ, मतलब जहां बहुत डेप्थ में जाके पूछेंगे तो डेप्थ यही है इस टॉपिक की, कि जहां भर दिया और अलग अलग जगह चीजें पूछ रहे हैं। और हम सिर्फ यहां नहीं, यहां कितनी एनर्जी स्टोर है, यहां कितनी है ये निकाल सकते हैं। यहां की एनर्जी उस कैपेसिटर की एनर्जी है, यहां की एनर्जी इसकी एनर्जी। चलो अगला क्वेश्चन,
अब हमें इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम लिख चुके हैं अलग अलग जगह। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे होता है। तो आपकी क्या इससे मिल जाएंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन सोचिए, यहां 6 वोल्ट का डिफरेंस है? यहां 6 वोल्ट का डिफरेंस है और यहां पे कितने वोल्ट का डिफरेंस है? 2CV/3/2C कितना आया? 2 वोल्ट। यहां पे कितना आया? 4 वोल्ट। कुछ समझ में आया? मतलब यहां जाने पे 2 वोल्ट का चेंज हुआ, यहां 4 वोल्ट का चेंज हुआ, यहां 3 वोल्ट का चेंज हुआ मिड पॉइंट तक। तो अब मेरी वो बात समझ में आई जो मैंने कहा था कि इनको आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते। यहां वोल्ट 2 वोल्ट, यहां वोल्ट 4 वोल्ट, यहां वोल्ट 3 वोल्ट, यहां वोल्ट 3 वोल्ट, तो ये सिंगल नहीं ले सकते थे। यही वजह है कि हम इसको दोनों को पैरेलल में, उसको सीरीज में नहीं ले सकते अनटिल एंड अनलेस की मेटल प्लेट ही रखी होती। ठीक, चलो। तो अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह पता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? V/D होता है? होता है। तो अब हम इलेक्ट्रिक लिख सकते हैं। बताओ, D टोटल कितना था? 2 mm, ये 1 mm, ये 1 mm। तो यहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया? 2 वोल्ट पर mm। लिख सकता हूं 4 वोल्ट पर mm। यहां कितना आया? 3 वोल्ट पर mm। और सही बात है, यहां E था तो यहां E/K है। यहां जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का उसका अपॉन K टाइम्स यहां है। लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां सेम नहीं है क्योंकि चार्ज सेम नहीं है। अदरवाइज आपको दोनों जगह एयर है तो सेम आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। चार्ज भी तो सेम होना जरूरी है। हां, इस पूरे में सेम आएगा क्योंकि चार्ज। तो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा हो रहा था। यहां चार्ज ज्यादा है तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। यहां चार्ज कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। और ऑब्वियसली डायरेक्शन सबकी कहां है? एरो इस तरह। तो मेरे ख्याल से अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको समझ में आ गई होंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं। आ गया? डेंसिटी यहां सबसे ज्यादा, यहां कम है, यहां बीच में कोई डेंसिटी है। अब जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल ही चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। चलो चलो, पहला क्वेश्चन। पहला एनर्जी स्टोर्ड। तो पहले कैपेसिटेंस देखना पड़ेगा कितना है। तो कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन A/D प्लस D बाय कितना है? 3। सही है? 3 एप्सिलॉन A/4D। यही फॉर्मूला था D/1 प्लस D/K। तो D/1 प्लस D/K, तो ये बना 3 एप्सिलॉन A/4D। तो एनर्जी सप्लाइड या एनर्जी स्टोर्ड हाफ 3 एप्सिलॉन A/4D इंटू V²। पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट स्लैब। और इसके लिए हमें ऐसे सोचना पड़ेगा, ये 2 में टूट गया और इनका वोल्टेज, इसका C है तो इसका सोच पा रहे हो 3C है, या C की वैल्यू C' जो भी लेना हो। मैंने तो सीधे रेशो ले लिया। रेशो लेने से फायदा क्या हुआ? ये वोल्टेज अगर V है तो यहां V/4 का ड्रॉप आएगा। मैंने इनवर्स रेशो में ड्रॉप ले लिया। तो इसका वोल्टेज अगर 0 है तो इसका वोल्टेज V/4। सेकंड का आंसर। आप चार्ज भेज के भी कर सकते थे, मैंने रेशो से किया। कैपेसिटेंस 3 गुना तो ड्रॉप 1/3, ड्रॉप बांटा V/4 इस पे आया 0 V/4।
एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, और ये हम ऐसे सोचेंगे, इसकी एनर्जी पूछी है तो या तो वोल्टेज से निकाल लो, इस पे V/4, इस पे 3V/4, इसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन A बाय D इंटू 3, इसका एप्सिलॉन A बाय D। तो एनर्जी स्टोर्ड, बातें करना बंद करें, इसकी एनर्जी हाफ C 3 एप्सिलॉन A बाय D V/4 का होल स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन तो V/D, V कितना है V/4/D, तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया V/4, डिस्टेंस D से डिवाइड कर दिया। एक और तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, ये E है, लिख सकते हैं, और मैं लिख सकता हूं E इंटू डी, E इंटू डी प्लस E/3 इंटू डी इज इक्वल टू V। एक तरीका यह भी था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, E इंटू डी, E/3 इंटू डी, ये V के बराबर है, E की वैल्यू मिल गई, E/3 मिल जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो पहला सीरीज कॉम्बिनेशन था, तो पहले पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये था। दूसरे क्वेश्चन में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है 3 कैपेसिटर का। तो एप्सिलॉन A बाय D, एप्सिलॉन A बाय 6D, एप्सिलॉन A बाय 9D, तीसरे का सेपरेशन 3D हो जाएगा। ये V और इसी का चार्ज पूछा है, तो Q3 इज इक्वल टू CV एप्सिलॉन A बाय 9D इंटू V। और इसमें समझिए तीनों पे चार्ज अलग अलग आएंगे, क्योंकि कैपेसिटेंस अलग अलग है। सबसे ज्यादा चार्ज किस पे आएगा, एक इस पे आएगा, और इस पे, और इस पे, और सबसे बड़ा चार्ज इस पे आएगा, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन A बाय 3dV, इस पे एप्सिलॉन A बाय 6dV, एप्सिलॉन A बाय 9dV। तो चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, यहां चार्ज डेंसिटी ऐसी होगी, यहां थोड़ा कम और यहां तो बहुत ही कम। ठीक है, इवन इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ज्यादा आएगा, फिर कमजोर होगा, लेकिन यहां तो बहुत ही कमजोर होगा। और सही बात है, यहां D में वही पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए जितना 2D में चाहिए। तो हो सकता है यह बात भी समझ में आ गई हो कि यहां E बाय 2, यहां E बाय 3, यहां पे चार्ज Q, यहां Q बाय 2, यहां Q बाय 3। सोच लो अच्छे से, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। चलो अब अगला पार्ट क्या था इसमें, चलो लास्ट क्वेश्चन। पहले 3 माइक्रोफैराड था, अब देखते हैं कितना हो गया स्लैब डालने पे। स्लैब डालने पे ये 2 चीजों का पैरेलल कॉम्बिनेशन बना, एक ये और एक ये। और हो सकता है ये समझ में आए 2 माइक्रोफैराड है, ये 1 माइक्रोफैराड, लेकिन 3 माइक्रोफैराड। ये सोच पा रहे हो, क्योंकि एप्सिलॉन A बाय D ये 3 था, तो ये नीचे वाला बनता एप्सिलॉन 2A बाय 3 बाय D, ऊपर वाला बनता एप्सिलॉन A बाय 3 बाय D इंटू K। तो ये 1 माइक्रोफैराड और K की वैल्यू 3 है। चलो तो ये काम तो अपना हो गया।
कि इसको दो कैपेसिटर में तोड़ लिया, 3 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रोफेराड, किसके अक्रॉस कनेक्टेड है? 6 वोल्ट से। ठीक है, और ध्यान दीजिए मैंने ऐसे किया, फिर एक बार और रिपीट कर दूं। ये 3 माइक्रोफेराड A/3 और 2A/3 में तोड़ा, तो इसका 2 माइक्रोफेराड, इसका 1 माइक्रोफेराड। लेकिन अब इसमें स्लैब भर दी जिसका K 3 है, तो ये बदल के 3 माइक्रोफेराड हो गया। तो टोटल सिस्टम पे चार्ज कितना है? बिल्कुल। तो अब ये 5 माइक्रोफेराड है, 6 वोल्ट, 30 माइक्रो कूलम। पहले कितना था? 18 माइक्रो कूलम। तो पहला क्वेश्चन पूछा है न्यू चार्ज ऑन कैपेसिटर, इसका आंसर तो 30 आएगा, लेकिन चार्ज फ्लोन डिफरेंस कितना आया? 12 माइक्रो कूलम। एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड डाई इलेक्ट्रिक, मतलब हमसे यह पूछा है कि इसकी एनर्जी कितनी है। कैपेसिटेंस कितना निकला था इसका? 3, तो इसकी एनर्जी हाफ 3 माइक्रो, और ये कितना है? 6 वोल्ट का होल स्क्वायर, 54 माइक्रो जूल। अब अगला डिस्कशन मोर और लेस वही है जो ये लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। बातें करना बंद करिए। और इस डिस्कशन में, अरे बातें करना बंद करो यार, बिफोर प्रोसेस कुछ हम प्रोसेस करेंगे और एक आफ्टर प्रोसेस, ये 2 केस बनेंगे, और ड्यूरिंग प्रोसेस में कुछ चेंज हो रहा होगा। समझिए, ये हम कुछ देर पहले कर चुके हैं। जैसे इस पे चार्ज Q था, कैपेसिटेंस C था, एनर्जी U, वोल्टेज V था। हमने अगर इसका सेपरेशन 3 गुना कर दिया तो कैपेसिटेंस कितना हो गया? C/3। चार्ज कितना है? वही कैपेसिटेंस C/3, वोल्टेज, एनर्जी 3U। आया समझ में? तो इस दौरान जो भी वर्क किया वो हमने किया है। तो यहां कोई चार्ज फ्लो नहीं है, यहां कोई एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है जो कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ा रहा है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा होता और अब मैंने इसमें स्लैब डाल दी होती, अब स्लैब डालने पे क्या होता? इसका चार्ज Q, कैपेसिटेंस C, ये छापना मत क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके, एनर्जी U। अब स्लैब डालने से कैपेसिटेंस कितना हो गया? K गुना, लेकिन चार्ज कितना हो गया? K गुना, वोल्टेज सेम, एनर्जी K गुना। लिख सकते हैं? का मतलब यहां से एक चार्ज फ्लो किया है, और कितना? क्या ये समझ में आए? KCV माइनस CV, क्योंकि CV ऑलरेडी था, अब इस पे चार्ज KCV बन गया, KQ। तो एक्स्ट्रा चार्ज बैटरी ने सप्लाई किया है, तो यहां बैटरी ने वर्क किया है। कोई एक्सटर्नल एजेंट भी होगा, कोई बैटरी भी होगी। क्लियर? तो बस हम यही कर रहे हैं कि एक बिफोर प्रोसेस देखेंगे, एक आफ्टर प्रोसेस देखेंगे। अब इन प्रोसेस में वर्क एनर्जी थ्योरम या जो भी लग रहा होगा वो सब हम ढूंढेंगे। तो इसका एक एग्जांपल हम पहले देख चुके थे। ठीक, अब हम यहां कैसे कर रहे हैं, बाकी एग्जांपल वो देख लो। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस आपको यह समझना है बिफोर और आफ्टर का फिगर। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1, 3 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड। ठीक है। नाउ अ स्लैब of K equal to 4 is introduced, is filled in 3 microfarad. Find charge flown, final charges on each, charge flown
वर्क डन बाय बैटरी, डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, हीट रिलीज्ड। ये देखिए, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में से, आसान क्वेश्चन में से है, जहां हमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो एक इनिशियल फिगर बनेगा, बिफोर वाला, एक आफ्टर वाला। चलो बताओ, बिफोर में चार्जेस क्या थे? 6 और 3 का कॉम्बिनेशन 2, और 2 और 6 का 12, तो इस पे 12 माइक्रोकूलम, इस पे भी 12 माइक्रोकूलम, और C इक्विवेलेंट हमारा 2 माइक्रोफैराड था। अब हमारा C इक्विवेलेंट बदल गया, कितना हो गया? ये कितना हो गया 3 माइक्रोफैराड की जगह 12, क्योंकि ये 3 माइक्रोफैराड 12 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड। C इक्विवेलेंट कितना हो गया? 4, और 4 और ये बैटरी कितनी है? 6 वोल्ट। तो अब आंसर आएगा 24। आ गया समझ में? ड्रॉप भी बदल गए हैं। पहले 6 वोल्ट था, इसका 2 वोल्ट इस पे था, 4 वोल्ट इस पे था। अब 2 वोल्ट इस पे है, 4 वोल्ट इस पे है। बात समझ पा रहे हो? फिर रिपीट कर रहा हूं, 2 वोल्ट इस पे, 4 वोल्ट इस पे, Q बाय C। अब Q बाय C करते तो 2 वोल्ट इस पे, 4 वोल्ट इस पे। चार्ज बदल गए, वोल्टेज बदल गए, बहुत कुछ बदला है। और ये बदलाव आया है चार्ज का किसने? बैटरी ने। तो बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो किया? तो पहले इस पे कितना था, अब इस पे कितना है? क्या ये समझ में आया? 12 माइक्रोकूलम एक्स्ट्रा जो आया वो हमारा फ्लोन है। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना है? और इसके बाद 12 माइक्रोकूलम इंटू 6 वोल्ट, 72 माइक्रो जूल। डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, तो यहां इनिशियल एनर्जी कैपेसिटर के पास कितनी है? हाफ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर कर दें, तो हाफ इंटू 2 इंटू 6 स्क्वायर, 36 माइक्रोजूल। फाइनल एनर्जी फिर से हाफ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर, हाफ इंटू 4 इंटू 6 स्क्वायर, 72 माइक्रोजूल। तो डेल्टा एनर्जी कितनी है? 36 माइक्रोजूल। तो हीट कितनी है? तो हीट का तरीका क्या था? वर्क डन बाय बैटरी, और इनमें से कितना हिस्सा कैपेसिटर में गया? तो 72 माइनस 36, अरे फिर आधा आ गया। मतलब अभी ऐसे ही सोचना है कि अरे फिर आधा आ गया। क्यों आया अभी हमें पता नहीं है, तो रट मत लेना, आधा आएगा, अगले एग्जांपल में नहीं आएगा। तो कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं भी आता है, ठीक है? तो मैं बाद में बताऊंगा कि कब आएगा कब नहीं आएगा। पहले मैं सिर्फ फंडामेंटल अप्रोच बता रहा हूं, इनिशियल फोटो, फाइनल फोटो, और हर जगह से सॉल्व कर दो। कंफर्टेबल हो जाओ। एग्जाम्पल 2, इस बार मैं क्वेश्चन में यहां बैटरी यूज कर रहा हूं। और ये स्विच ओपन था पहले, नाउ स्विच इज क्लोज्ड। फाइन चार्ज फ्लोन, हीट रिलीज्ड। सिर्फ एक यही पूछ लूं तो ही सब कुछ सॉल्व करना पड़ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? किसी स्विच की मदद से बदलाव कर दे रहे हैं। तो यहां स्विच से अंतर क्या आएगा? क्या पहले बिफोर का फोटो बनाए, तो बिफोर में तो बैटरी का रोल ही नहीं। 6 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड, दे कैन बी एज्यूम्ड इन सीरीज। आ गया समझ में? तो बोलो चार्ज क्या आएंगे इन पे? 12 माइक्रोकूलम इस पे, 12 माइक्रोकूलम इस पे। ये बिफोर का फिगर है। एनर्जी स्टोर्ड इनिशियल हाफ C इक्विवेलेंट
6 और 3 वी स्क्वायर, 6 और 3 का 2, वोल्टेज का 6 स्क्वायर 36 माइक्रो जूल। बिल्कुल कंफर्टेबल होने चाहिए। फाइनल, लेकिन अब जरा समझिए ऐसा करने से दिक्कत क्या हुई कि सी इक्विवेलेंट का मीनिंग खत्म हो गया, ये हो गया मीनिंगलेस। आ गया समझ में? क्योंकि इसमें बैटरी भी आ गई, तो हम ये सी इक्विवेलेंट से नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, नोड मेथड से तो कर सकते हैं। ये 0, ये 6, ये 2। अब इस पे 2 वोल्ट, 3 माइक्रो फैराड पे 2 वोल्ट आया तो कितना आया? 3 माइक्रो फैराड पे 2 वोल्ट तो कितना चार्ज आया? 6 माइक्रो कूलम। ये 6 माइक्रो फैराड पे कितना आया? 6 माइक्रो फैराड पे 4, 24। यहां तक ठीक है? ओवरऑल हमने क्या किया? पहले से फिगर सॉल्व किया, फिर फिगर सॉल्व किया। तो पहले हमने डायरेक्ट सीरीज से कर लिया था, अब सीरीज पैरेलल काम नहीं कर रहे हैं, नोड मेथड से किया। अब इसके बाद की चीज बहुत ध्यान देने वाली, मतलब है तो कॉमन सेंस ही, लेकिन इन जनरल बहुत डाउट पूछते हैं बच्चे इससे रिलेटेड। अच्छे से समझना अब हम क्या कर रहे हैं। तो हम सिर्फ यह पता करने की कोशिश कर रहे हैं किस ब्रांच में कितना चार्ज फ्लो किया, और शुरुआत किससे करेंगे? कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल देख लो। इस टर्मिनल पे कितना था? 12। अब इस टर्मिनल पे कितना है? 24। तो इस टर्मिनल से अंदर आया होगा कितना? 12 माइक्रो कूलम। आप नेगेटिव भी देख सकते थे, -12 से -24 हो गया तो 12 भाग गया। क्या ये समझ में आया? अब इस वाली प्लेट पे गौर करें। इस वाली प्लेट पे पहले 12 था, अब 6 है। पहले 12 था, अब 6 है। इसका मतलब इससे 6 माइक्रोकूलम भाग गया, और वो 6 माइक्रोकूलम इधर भी से भी भागा हो, यहां से अंदर आया होगा। कैसे? -12 से -6 हो गया तो 6 अंदर आया। तो आप किसी भी प्लेट से चेक कर सकते हो, मैं प्लस से चेक करना पसंद करता हूं। +12 से +24, 12 अंदर आया। +12 से 6, 6 बाहर गया। और अब जैसे कि हमेशा की तरह बैटरी और वायर से आप आंसर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, आपको इनकी मदद लेनी पड़ेगी। तो यहां से 6 अंदर, यहां से 12 अंदर, तो यहां से और यहां से 12। क्या ये समझ में आया? तो ऐसा करके हमें हर जगह के चार्जेस मिल गए, और अगर हमने सही सॉल्व किया है तो इधर वेरीफाई भी होगा। यहां से 18 अंदर आया, 6 इधर चला गया, 12 इधर आया। आ गया समझ में? और ये क्यों निकालना पड़ा? बैटरी का वर्क डन कैसे निकालोगे? बैटरी का वर्क डन कैपेसिटर का चार्ज नहीं होता, बैटरी से कितना फ्लो किया है। आया समझ में? और दरअसल ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, ये वाली बैटरी चार्ज हो रही है। तो एक सप्लाई कर रही है, एक एब्जॉर्ब कर रही है। लेकिन ये तो करेंगे कैपेसिटर की फाइनल एनर्जी ढूंढने पहले, और इस बार हाफ सी इक्विवेलेंट वी स्क्वायर का कोई मीनिंग नहीं रहा। तो हाफ 6 माइक्रोफेराड का 6 - 2 4 स्क्वायर, हाफ 3 माइक्रोफेराड का 2 स्क्वायर। आ गया समझ में? तो ये कितना बना? 16 48 48। ये कितना बना? 654 माइक्रो जूल। कैपेसिटर की एनर्जी में 18 माइक्रो जूल का इंक्रीमेंट हुआ है। अब देखते हैं हमारे यहां सप्लाई कितनी हो रही थी। तो एनर्जी सप्लाइड बाय 6 वोल्ट बैटरी कितना किया? 6 × 12 72 माइक्रो जूल। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, या सप्लाइड ही लिख दूं, नेगेटिव लिख दूं, सप्लाइड बाय 2 वोल्ट कितना आया? -36 माइक्रो जूल। नेट कितना आया डिफरेंस? 36। फिर से आधा आ गया। तो अब हीट कैसे लिखते?
वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो वर्क डन बाय बैटरी हमारा बना 72 माइनस 36, ये बना 54 माइनस 36, तो आंसर आया 18 माइक्रो जूल। फिर से अरे आधा आ गया, बस अभी प्रॉपर निकालिए, जबरदस्ती आधा मत कर देना, ठीक है। मैंने रोक लिया वो एग्जांपल अगली इंस्टॉलमेंट के लिए जिसमें आधा नहीं आएगा। तो बिफोर का फिगर बनाओ, आफ्टर का फिगर बनाओ, आंसर मिल जाएंगे। ये बिफोर, ये आफ्टर। चलो तो देखते हैं कितने क्वेश्चन सही करते हो। चलो पहला क्वेश्चन, देखो कितना आसान दे रहा हूं मैं। अब देखते हैं कितने में अरे आधा आ गया होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले ये स्विच है, स्विच कनेक्ट कर देंगे। इनिशियली ऑब्वियसली चार्जेस हैं, स्विच कनेक्ट करने पे नए चार्जेस होंगे, तो इनिशियल फाइनल फिगर बनाना है। इसमें भी इनिशियल फाइनल फिगर बनाना है और इसमें भी इनिशियल और फाइनल फिगर बनाना है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 1, कितना है आंसर स्विच से? आंसर बोलो। पहले का, दूसरे का, हीट,
चलो फिर भी एक बार करेंगे। तो 4 और 12 का 3, 18 माइक्रोकूलम, 18 माइक्रोकूलम। अब ये शॉर्ट हो गया तो ये निपट गया, सी इक्विवेलेंट सिर्फ 4 बचा। तो अब इस पे आया 24 माइक्रोकूलम और इस पे आया 0 माइक्रोकूलम। तो देखिए यहां सी इक्विवेलेंट की वैल्यू बदल गई क्योंकि ये कैपेसिटर निपट गया, सिर्फ ये बचा। तो यहां सी इक्विवेलेंट 3 माइक्रोफेराड है, यहां सी इक्विवेलेंट की वैल्यू 4 माइक्रोफेराड है। तो यहां से भी सोच सकते थे यहां चार्ज ऑन कैपेसिटर्स कितना है, 18 माइक्रोकूलम, यहां चार्ज ऑन कैपेसिटर 24 माइक्रोकूलम। तो कितना फ्लो किया, 6 माइक्रोकूलम। तो 18 से 24 हो गया। लेकिन अगर इसका निकालना है तो इस कैपेसिटर का चाहिए, और इस कैपेसिटर का 18 से 0 हो गया, तो 18 अंदर फ्लो किया, यह समझ में आया। प्लस 18 से 0, तो 18 माइक्रोकूलम यहां फ्लो किया और इसका 0 हो गया। 18 और 6 कितना बन गया, ये 24। तो स्विच से 24 फ्लो किया, तो इसका 18 से 24 मतलब 6 अंदर आया, इसका 18 से 0 मतलब 18 अंदर आया, तो 24 ऊपर से निकल गया। ठीक, अब क्या निकालना था, वर्क डन बाय बैटरी। तो पहले एनर्जी कैपेसिटर की हाफ 3 6 स्क्वायर 54, फाइनल एनर्जी हाफ 4 6 स्क्वायर 72। तो डेल्टा एनर्जी कितनी है, 18 माइक्रोजूल। वर्क डन बाय बैटरी कितना है, 6 इंटू 6 36 माइक्रोजूल। डेल्टा एनर्जी कैपेसिटर 18 माइक्रोजूल और हीट आ गया 18 माइक्रो। क्वेश्चन 2, फिर से फाइनल फिगर। ये बनाया, पहले इनिशियल फिगर का आंसर देखें। अच्छा एक मिनट, अगर यहां 3 माइक्रोफेराड होता, यहां 6 माइक्रोफेराड होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑलरेडी ब्रिज बैलेंस है, कनेक्ट करते ना करते कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर 0 आता सबका। लेकिन फिलहाल यह ब्रिज अनबैलेंस रखा गया है सो दैट स्विच क्लोज करने से अंतर आए। चलो तो अब देखते हैं पहले में चार्जेस कितने हैं। तो C इक्विवेलेंट इसका कितना है, 6 और 3 का 2, 2 और 2 का 4, 4 माइक्रोफेराड। यहां C इक्विवेलेंट कितना है, 6 और 3 का 9 और 9 9/2 माइक्रोफेराड। तो यहां चार्ज सिस्टम पे कितना है, 12 और 4 48 माइक्रोकूलम। यहां चार्ज सिस्टम पे कितना है, 9/2 इंटू 12 कितना, 54 माइक्रोकूलम। एनर्जी सिस्टम की कितनी है, हाफ CV स्क्वायर हाफ 4 12 का होल स्क्वायर 288। फाइनल एनर्जी हाफ 9/2 इंटू 12 का होल स्क्वायर कितना बनाए, 324। अब चार्जेस देख लेते हैं कहां कितने आ गए हैं। तो चार्जेस से 12, 6 और 3 का 2 24, 24 माइक्रोकूलम, 24 माइक्रोकूलम और एक्चुअली सब पे 24 माइक्रोकूलम। लेकिन जब पैरेलल करोगे तो 6 और 3 का इक्विवेलेंट हो जाएगा 2, नहीं 6 और 3 का हो जाएगा 9। इक्विवेलेंट कितना आया था यहां से चार्ज 54, तो 27 माइक्रोकूलम इस पे, सॉरी कितना था, टोटल 54 था, ऊपर 3 है ना, तो टोटल कितना था 3, 18 और इस पे 36 माइक्रोकूलम, और यहां इस पे 36 और इस पे 18। तो ये हमने क्या किया कि C इक्विवेलेंट निकाला तो 54 टोटल होता, 54 को रेशो में बांट दो। लेकिन अब हमें देखना इससे कितना फ्लो किया, 54 था 18 बचा, तो यहां से कितना भाग गया 6।
इसका 24 था 36 हो गया, तो यहां से अंदर आया 12, तो यहां से अंदर आया 18। और अब नीचे देखें, 24 से 36 हो गया, तो यहां से कितना आया? 24 से 36 12, तो यहां से कितना आया? 6। अब वर्क डन बाय बैटरी, चार्ज फ्लोन इनटू वोल्टेज, चार्ज फ्लोन इनटू वोल्टेज, तो 6 इंटू 12 72 माइक्रोजूल। डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर 324 माइनस 288 36 माइक्रोजूल, हीट 36 माइक्रोजूल। ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में पहले फिगर क्या है कि ये कैपेसिटर इससे कनेक्टेड है, इसका 0 वोल्ट, इसका 3 वोल्ट, तो इस पे भी 3 वोल्ट, 2 माइक्रोफेराड, तो इस पे चार्ज आया होगा 6 माइक्रो कूलम। लेकिन अब हमने इस कैपेसिटर को ऊपर वाली बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो अब इसका 0, इसका 2 वोल्ट, तो कैपेसिटर को अपना वोल्टेज बदलना पड़ेगा और 2 माइक्रोफेराड के हिसाब से 4 माइक्रो कूलम। और नीचे वाला बैटरी अभी भी ओपन है, तो यहां से तो कोई चार्ज फ्लो करेगा नहीं। और अब इस प्लस टर्मिनल पे देखें, प्लस टर्मिनल पे 6 था, अब -4 बचा, तो यहां से 10 माइक्रो कूलम भाग गया। और ये 10 माइक्रो कूलम बैटरी से गया होगा, क्योंकि नीचे से तो जा नहीं सकता, या माइनस वाले पे -6 से +4 हो गया, तो 10 माइक्रो कूलम अंदर आया। बैटरी है 2 वोल्ट की, तो फाइनल चार्ज कितना आया? 4 माइक्रो कूलम, लेकिन रिवर्स पोलैरिटी में, इन अपोजिट पोलैरिटी। पहले जो पोलैरिटी थी उसकी अपोजिट हो गई। चार्ज फ्लोन 10 माइक्रो कूलम क्लॉकवाइज। अब यहां मुझे हीट निकालनी है, तो वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। बैटरी का वर्क कितना है? 10 माइक्रो कूलम इंटू 2 20 माइक्रो जूल। कैपेसिटर की एनर्जी फाइनली 2 वोल्ट आया, तो हाफ इंटू 2 इंटू 2 वोल्ट का स्क्वायर इनिशियली कितना था? 3 वोल्ट। क्या सोच पा रहे हो? यहां वोल्टेज से सॉल्व किया, इनिशियली 3 वोल्ट, फाइनली 2 वोल्ट। तो ये कितना? 5, तो 20 माइनस -5 25 माइक्रो जूल। वर्क डन बाय बैटरी का आधा तो दूर की बात है, उससे ज्यादा निकल आया। आया समझ में? तो इससे यह तो पता चला कि कभी कभी आंसर आधा नहीं आता है। कल पता चलेगा कि कब आधा आता है, कब नहीं आता है। ठीक है, फिलहाल होमवर्क समझिए। डीसीटी नहीं दे रहा हूं मैं, एचसीवी दे रहा हूं। एचसीवी के कैपेसिटर के OL1 OL2 थ्योरी में पहले दे चुका था शायद। अरे अरे अरे, पढ़ाने का टाइम मिल नहीं रहा तुम्हें स्टूडेंट। हाँ बस बस, अरे मतलब और पढ़ा दूं, टाइम है अभी।
तो OL1 OL2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से 33 इतना कल करके लाना है, ठीक है।